लिखेंगे, नए पन्ने पे जाके लिखेंगे बस CFT, वापस से 2 दिन की प्रोसेस, कम से कम 2 दिन की प्रोसेस, कम से कम। बीबीटी में वो याद हो गया, हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है। sp3 का क्या था, टेट्राहेड्रल। dsp2 का क्या है, dsp2 स्क्वाड्रेनल। उसके बाद में sp3d मतलब dsp3 का ट्राइगोनल बाइट्राइमिडल। sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल। d2sp3 का ऑक्टाहेड्रल। d2sp3 और sp3d2 में क्या अंतर है, अगर पहले डी है तो वो इनर है, बाद में डी है तो वो आउटर है। अगर पेयरिंग हो जाएगी तो कैसा, डाईमैग्नेटिक। पेयरिंग में एक भी आदमी बचा रह गया तो पैदा। पेयरिंग नहीं होती है तो हाई स्पिन, और पेयरिंग हो जाएगी तो लो स्पिन। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला √n×n+2, और मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट क्या होती है, BM। BM यानी कि बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, समझते हैं, आगे सुनो। पहली काम की बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्या बतला रही है इससे, कुछ तो बतलाई रही होगी। देख, मैंने देखा कुछ बोल रही थी, कुछ नहीं, कैसे जवाब हो सकता है, आंखों से साफ दिखा ना। वही मैं भी कह रहा हूँ। होने गई CFT में सबसे पहली बात तो ये कि 2 दिन, कम से कम 2 दिन की प्रोसेस है। कम से कम समझाने की 2 दिन की प्रोसेस, सवालों की नहीं। और हम शायद आज भी पार कर लेंगे इस पूरे खेल को। सुने, तो CFT किस तरीके से पढ़ोगे वो सभी लोग ध्यान से समझ लें। तो तुम्हारा आज का पहला दिन होगा, वो तुम्हें CFT में समझाएगा कि थ्योरेटिकली ये क्या चीज़ है, और थ्योरेटिकली तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। थ्योरेटिकली तुम बस लिख रहे हो, कुछ बातें याद कर रहे हो, थोड़ा बहुत 19-20 समझ जाओगे, थोड़ा बहुत। और इस कहानी को पक्का करने के लिए दूसरी काम की बात होगी, तुम्हें सवाल करवाए जाएंगे, क्वेश्चंस, और 100% तुम्हें यहाँ से सब समझ में आएगा। सेम टू सेम BBT की तरह सवाल होंगे, लेकिन BBT से करने का तरीका टोटली डिफरेंट है। मतलब एक भी अक्षर पुराने से मैच नहीं करेगा, सिवाय कुछ चीज़ों को छोड़कर। जैसे 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सबको आता है ना। 21 पे कौन है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 21 से लेके 30 तक सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए, क्योंकि वो भी इसमें इस्तेमाल होगा। सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कहानी में तुम्हें वापस बताता हूँ कि लगता है कभी कभी शायद हम थोड़ा आगे जा रहे हैं तो पुरानी बातों को याद करते रहो, और तुम तो उस जनरेशन में आ चुके हो ना, तो तुम्हारे पास मैप है। ध्यान रखना, चैप्टर का मैप तुम्हारी सबसे बड़ी काम की चीज़ है, उससे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। तुमने सबसे पहली काम की बात जो पढ़ी है वो ये, दूसरी ये। अच्छा, अपने पास में एक तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग है लोगों के द्वारा, एक तो ये है, बहुत से लोगों को टाइप्स ऑफ लिगेंड और ऑक्सीडेशन नंबर की कहानी में थोड़ा बहुत डाउट होगा, क्योंकि ये मिस किया। और दूसरा नॉमेनक्लेचर में 2 पार्ट पढ़ने थे, अभी एक सिंगल पार्ट रह गया। हम BBT पे चल रहे हैं, फिर CFT पे आएंगे, उसके बाद में आइसोमेरिज्म। ठीक है, 6वें पे, 7वें पे, उसके बाद दोबारा से रिपीट करेंगे। चौथा, नाम कैसे बनाते हैं और ये सब कैसे निकालते हैं, वापस रिपीट करोगे, लेकिन कुछ चीज़ें बिना उसके सीख सकते हो तो सीख लो ध्यान से। इंक्लूडिंग विल कुछ मन और तत्वों को बताने का। ठीक है, बात ये बतानी थी कि आते CFT पे आते हैं कि अपनी पढ़ाई में एक चीज़ का बिल्कुल रोल नहीं रहा कभी, मोटिवेशन का। डायरेक्ट पढ़ते ही थे, सीधी बात है कि हाँ किताब को भी सामने पढ़ ही रही है, कोई बकवासें नहीं करी है, कोई सुनी नहीं, किसी पंप नहीं लिए कि आज भूल गया शरीर तो आज पढ़ेंगे। सिंपली कुछ बातों का सभी लोग विशेष ध्यान रखें, स्पेशली
फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो में। ठीक है, ध्यान से काम की चीजें समझो। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि तुम्हारा कौन चैप्टर चल रहा है केमिस्ट्री का 4th, इसके बाद तुम फिजिक्स के चौथे पर जाओगे और 4 चैप्टर का मतलब होता है 40% फिजिक्स में, पहले 4 और बाकी के बचे हुए 8 के 10 बचे रह गए, वो 60% है। इतना डिवीजन है। काम की बात है, सभी लोगों के पास में 3 चैप्टर हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस और 3 कौन सा इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री में तुम्हारा पहला चैप्टर हो चुका है सॉल्यूशन, दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, चौथा ही चल रहा है कार्बन कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैथ में तो मतलब जाने क्या क्या हो चुका है। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, हालांकि तुम रिपीट में चले जाओगे अभी दोबारा से किसी टाइम पे। अब 10 चल रहा है, तुम इतने निकाल चुके हो। काम की बात है ये कि रिवीजन क्या करना है वो सभी लोग समझ लें, कि शायद बहुतों को आइडिया होता ही नहीं। सब पढ़ने बैठे तो क्या पढ़ने बैठे। चैप्टर 1 को 2, 3, 4, 5 पार्ट में अपनी सुविधा अनुसार डिवाइड करें सभी लोग। ऐसा नहीं कि आज पूरा एक दिन में रट के डाल देंगे सब, ऐसा नहीं करेंगे। सुविधा अनुसार डिवाइड करें, सुविधा अनुसार डिवाइड करें कि हाँ सब इतना बड़ा चैप्टर तो मैं आज एक दिन में 2 टॉपिक कर सकता हूँ, मैं 4 कर सकता हूँ, मैं 1 कर सकता हूँ, उस तरह से। और चैप्टर में 2 बातों का विशेष ध्यान रखें कि 2 बातें पढ़नी है सब में। ऐसे करके इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से 3 पार्ट में, इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से 3 पार्ट में। एक दिन में खाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी लगभग 6, 7, 8 दिन से चल रहा है, तो मैं घबरा नहीं रहा हूँ, ऑल टाइम नहीं घबराऊंगा। बहुत शांति से कहानी चलती है कि दिन में एक ड्रॉप बाई ड्रॉप बातें बनाई जाती हैं तब बनती हैं। सेम टू सेम इसमें भी चैप्टर आपको 2 से 3 पार्टों में, 4 पार्टों में अपनी सुविधा अनुसार डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद क्या करना वो समझो। यहाँ डिवाइड करने का कोई रोल नहीं है। तो मैं सभी चैप्टरों में 2 पढ़ाइयाँ करनी है सभी में। सबसे पहला जो तुमने आज के दिन टॉपिक डिसाइड किया कि थ्योरी लर्न करें और लिख के देखें। लिख के देखने का मतलब है थ्योरी में जैसे कि कूलॉम्स लॉस की डेफिनेशन याद करो, फॉर्मूला जो है उसे पूरा डेफिनेशन याद करने से लेके नीचे तक ऑफिशियल लिखो, स्कोप में लिखा जाता है। पहली बात थ्योरी तुम्हें लगभग डेली 40 से 50 मिनट तक करनी है। 3, 4, 5 टॉपिक डेली करने हैं और उसके बाद में उस कंसेप्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करें, हल्के फुल्के 19, 20, 50 सवाल में से कम 20-30 तो करो, 15-20 तो करो, 10-5 तो करो। उस तरह से तुम्हें पहला चैप्टर आराम से 3 से 4 से 5 दिन में निपटा देना है, हौला करके। मतलब डेली लगभग 2 से 2.5 घंटे के लमसम, तो फिक्स टाइमिंग नहीं है। उसके साथ साथ सेम प्रोसेस यहाँ पर थ्योरी बहुत है केमिस्ट्री में, थ्योरी लर्न करें प्लस में न्यूमेरिकल्स में खेल है। यहाँ पे तुम्हें न्यूमेरिकल्स ग्रुप पे अलग अलग किताबों पे मिलेंगे तब जाकर कर पाओगे। यहाँ पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। काम की बात फिक्स है कि थ्योरी लर्न करनी है ऑब्वियसली, और रिटन प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूले लिख के देखने पर रखना नहीं है, ठीक है। और दूसरी काम की बात है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करें, दैट्स इट। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स का मतलब है एनसीईआरटी इंटेक्स्ट एक्सेस सब कुछ, और किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन को छोड़ा मत करो। तो सिंपल थ्योरी आती है कि साहब अगर फलानी चीज इंक्रीज करें वो डिक्रीज करें तो उस पर क्या फर्क पड़ेगा, छोड़ो, ऐसा नहीं। इन बातों को करें, तरीके से करें इन चीज़ों को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें भी तुम्हें लगभग हर चैप्टर में 3 से 4 से 5 दिन लगाने अपने हिसाब से, डेली 2 घंटे। तो डेली 2 से 4 घंटे, 4 से 5 घंटे के लमसम एक चैप्टर या आधा 2-3 टॉपिक करके ऐसे पढ़ते चलो। एकदम से पूरा खत्म करने की कोशिश मत करो। और स्पेशली यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। अगर रिवीजन करना सबसे बढ़िया तरीका है कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज को लगाते रहो, कम से कम रिवीजन तो रहेगा, फॉर्मूले याद रहेंगे, हाथों में रिदम बनी रहती है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज डेली कितनी होती है वो मायने नहीं रखता, लेकिन 2 से 3 घंटे करें, 2 से 3 घंटे करें, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। स्पेशली यहाँ से स्टार्ट करो, 5, 6, 7, 8, 9 डेली करो 2 से 3 घंटे। तो लगभग तुम्हारे पास में 5 से 6 घंटे का स्टडी टाइम होना ही चाहिए, उसमें डेली पीसीएम पढ़ी जा रही हो। इस बात को स्पेशली विशेष रूप से अपनी बुद्धि में सेट कर लें, और कोई कितना भी पीछे है शुरू से स्टार्ट करो, ठीक है। और रिदम में कंटिन्यूस करो। रेगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट गेम है, कंसिस्टेंसी नहीं है कोई सफलता नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। तो सभी लोग ध्यान रखें इन चीज़ों का, किसमें कितना और क्या पढ़ना है। डेली 2 से 3 घंटे की पढ़ाई लगाओ, क्योंकि इस टाइम में बहुत फ़ायदा है तुम्हारे पास, बहुत टाइम है पढ़ने के लिए। और स्टार्ट करें। खैर सीएफटी पे आते हैं। ध्यान से हम लोग बात सुने। आज तुम लोग सीएफटी में पहले थ्योरेटिकली कंसेप्ट पढ़ोगे, उसके बाद में तुम उसमें क्वेश्चन सीखोगे, थ्योरेटिकली सोच के देखना कि है क्या चीज़।
पहली बात जो अपन लोगों ने वीवीटी में पढ़ा, हाइब्रिडाइजेशन शायद, मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन कॉम्प्लेक्स, पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक उन्हीं चीज़ों को सीएफटी भी समझाती है हम लोगों को। लेकिन सीएफटी के अंदर कुछ एडवांस तरीके समझाया जाएगा, तो पहले थ्योरीज ध्यान से देखनी है, उसमें कुछ बातें तुम्हारे दिमाग में आएंगी भी, कुछ नहीं भी आएंगी, तो उन्हें बस पॉइंट टू पॉइंट लिख लोगे। वो बातें समझाने का सबसे बेहतरीन तरीका उसके क्वेश्चन ही होंगे, लेकिन कम से कम वो काम को पहले किया जाए जो सबसे आवश्यक है। ठीक है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली काम की चीज सीएफटी के अंदर, सीएफटी टेल्स अस अबाउट degeneracy of orbitals, degeneracy of orbitals, d orbitals when ligand approach and form complex compound, ligand approach and form complex compound। अब ये कैसे तरीका हुआ कि मैंने सीधे सीधे बिना किसी बात के डायरेक्ट डेफिनेशन लिख दी और तुम लोगों को कह दिया कि भाई यही सीएफटी है। ये बताता हूँ मैं तुम्हें। सीएफटी ऐसी थ्योरी है जो मुझे बताने वाली कि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते हैं उनमें किसका डी ऑर्बिटल्स का क्या रोल है। जैसे कि पिछली थ्योरी ने बताया कि लिगेंड जब आते हैं तो कैसे कंपाउंड बनेगा, उसकी शेप क्या होगी, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, सेम टू सेम ये बताता है। तो इसमें एक काम कीजिए, डीजेनरेसी। डीजेनरेसी को समझाया जाएगा, लेकिन डीजेनरेसी समझाने से पहले तुम सभी को छोटा सा लमसम आइडिया ये भी होना चाहिए कि जनरेट करना किसे कहते हैं, यानी कि उत्पन्न करना, तो डीजेनरेट किसे कहते हैं। डीजेनरेट का मतलब क्या होता होगा, खत्म करना या बंद करना, कुछ ऐसा होता है। हालांकि ऐसा कोई लिंक नहीं है, बात कुछ और है। किसी की शांति को भंग करना कहलाता है डीजेनरेसी, डी ऑर्बिटल्स की शांति को भंग करना कहलाता है डीजेनरेसी। ये बात तुम्हें बता दी गई है, पर इस बात का मतलब तुम समझोगे नहीं, तुम समय के साथ समझोगे। मतलब वही बात, वीवीटी में तुमने मुझे 3 दिन दिए, मैं तो वीवीटी समझा दी, तो मुझे इसमें बस 1 घंटा दे दो, मैं तुम्हें पूरा समझा दूंगा लगभग। ध्यान से बात समझना। सबसे पहली काम की चीज, हम लोगों ने अभी तक 21 से लेकर 30 तक जितने भी इलेक्ट्रॉन बांटे, उसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से में था, डी में। डी से पहले कौन सा आता था, 4s2, उसके बाद में 3d1, 3d2, 3d3, 3d5, 3d6, 7, 8, 10। अपने पास में हमने जब भी इलेक्ट्रॉन बांटे तो सारे इलेक्ट्रॉन कौन से में थे, 21 से लेके 20 तक के बीच में आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, डी में था। तो मैं तुमसे ये कहता हूँ कि ध्यान से बात समझो। अपने पास में 21 से लेके 30 तक जब हम लोगों ने एटम्स बांटे थे, इलेक्ट्रॉन्स बांटे थे, तो R1 तक तो सबका सेम ही गया था। उसके बाद में क्या लगा था, 4s2, और उसके बाद में क्या लगा था, 3d1 से लेके 10 तक कुछ भी आया था। कभी 1 आया था, कभी 2 आया था, कभी 3, कभी 4 तो नहीं, 5 आ गया था उसकी जगह पे, 6, 7, 8, 9 नहीं आया था, 10 बन गया था वो। कुल मिला के बात है कि हमने 21 से लेके 30 तक जब भी इलेक्ट्रॉन बांटे वो R1 तक तो गया, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d 10 तक गया। तो उसमें ये आखिरी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाता है, डी ऑर्बिटल्स में। और यही वो डी ऑर्बिटल्स हैं जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, क्योंकि जब तुम उनको फिल कर रहे हो तो हर बार लिगेंड डी में sp3d, d2sp3, यही है सबसे मेन। मैं तुम्हें इसमें ही विशेष बातें बताता हूँ, क्योंकि यही है सीएफटी की असली स्टार्टिंग। सीएफटी सब कुछ समझा देगी बिना लिगेंड्स की सहायता से, बिना लिगेंड की सहायता से, ओनली डी ऑर्बिटल्स दिखा के। तुम्हें यहाँ पे नॉलेज गेन करनी है आज। तुम बहुत कुछ थ्योरेटिकली लिखोगे तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम मुझे ये बताओ कि डी ऑर्बिटल्स में कितने खांचे बनते हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, 10। 5 खांचों के नाम है, 5 की शेप है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लाई करेंगे। उसको समझाने से पहले मैं तुम्हें एटम का एक मॉडल भी पढ़ाऊंगा हल्का सा, जो कि तुमने शायद चैप्टर नंबर 3 के दौरान पढ़ा हो 11th में, अगर ध्यान है तो, वरना कोई बात नहीं। इन 5 के नाम है, हमने इससे पहले 5 के नाम नहीं देखे, 5 के नाम सुने। पहले का नाम है DXY, अगले का नाम है DYZ, अगले का नाम है DZX, अगले का नाम है DX² - y², और अगले का नाम है DZ²। ये तुमने याद किए थे कभी, कौन सी में, 11th। ये डी ऑर्बिटल्स के नाम है। पहले का नाम है DXY, DYZ, DZX, DX² - y², और आखिरी वाले का ये मैंने क्या लगाया, अच्छा एरो है ये, DZ²। 5वें का नाम है DZ²। अब बात ये समझो कि इस बात का मतलब क्या है। मतलब ये कि
जैसे हम जानते हैं कि सोलर सिस्टम में बीचों बीच में सन है, उसके चारों प्लैनेट्स घूम रहे हैं। क्या एटम में भी सेम ऐसा पाया जाता है? नहीं। एटम में इलेक्ट्रॉन घूमते घामते से नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत है मतलब घूमने का चक्कर, लेकिन कुछ और भी सिस्टम है। एटम में इलेक्ट्रॉन किस जगह पर पाए जाते हैं उनको ऑर्बिटल्स कहते हैं। बस ये बात समझाना बहुत तगड़ा खेल है। मैं बताता हूँ तुम्हें। जैसे कि अपने पास में पंखे के बीचों बीच का जो हिस्सा है वो तो चलो ठीक है, जैसा भी है। पंखुड़ियां कहाँ पे है बताओ फिलहाल? पंखुड़ियां कहाँ पे हैं? पंखुड़ी है कितनी है? गिनके बताओ। किसी आदमी को जिसने जीवन में कहीं पंखा नहीं देखा, ठीक है, या फिर उसने यहाँ का पंखा नहीं देखा, उसको बुला के लाओ, उससे पूछ के बताओ कितनी पंखुड़ी बता इसमें। बताएगा नहीं। तुमने कभी एटम देखा है? नहीं देखा। तुम बता सकते हो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं कि कहाँ पे हैं और कितने? नहीं बता सकते। तुम एक बात बता सकते हो, हम संख्या नहीं बता सकते, पर एक बात बता सकते हैं, अगर बीचों बीच वाला न्यूक्लियस है तो कितने रीजन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? तुम पंखे का एरिया बता सकते हो कि इस एरिया तक पंखे का प्रभाव है, यहाँ तक पंखुड़ी होगी, उससे आगे पंखुड़ी नहीं होगी। कुछ ऐसा ही कंसेप्ट है एटम को लेकर। हम एटम के अंदर एक बहुत सिंपल बात ये जायज करते हैं, मतलब कुल की बात समझना, ये स्फीयर है, मतलब ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस 2 डायमेंशन है कि 3 डायमेंशन? मतलब जैसे न्यूक्लियस हवा में रखा गया तो 3D प्लेन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। यहाँ पे न्यूक्लियस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो न्यूक्लियस का एक रीजन है जिस रीजन में क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। एक रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमने घामने का कोई चक्कर नहीं है, मतलब है हल्का फुल्का बताने वाली बात है, थोड़ी फिजूल की बकवास है, लेकिन बात समझो। जैसे पंखे के पास में एक रीजन है जहाँ पे पंखुड़ियां पाई जाती है कि इससे आगे पंखुड़ी नहीं होगी, वहाँ पंखुड़ी होंगी। वैसे एटम की खुद के पास में एक इलाका होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस वाले इलाके में पाए जाते हैं, जैसे कि ये वाला इलाका, ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी है? वाई एक्सिस, और ये वाली कौन सी है? जेड एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस वाले इलाके में पाए जाते हैं जो कि एक्स और वाई के बीच में है, उसको हम लोग बोलते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन इस वाले इलाके में पाए जाते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं तो वो डी एक्स वाई ऑर्बिटल, यहाँ पाए जाते हैं तो डी जेड एक्स ऑर्बिटल, यहाँ पाए जाते हैं डी वाई जेड ऑर्बिटल। कुछ ऐसा चक्कर है। इलेक्ट्रॉन कितने इलाकों में पाए जाते हैं, वरना तुम खुद ही सोचो कि दो क्यों है? क्योंकि अगर एक ऊपर होगा तो एक नीचे होगा। एक में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं? एक जगह ऊपर की है, एक जगह नीचे की है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाने की जगह पर सीधे इन्हीं जगह पर पाए जाने लगे, मतलब ये तो मैंने बीच का हिस्सा लगा दिया, इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं है, पंखुड़ी पे ही बैठा है सीधे, इलेक्ट्रॉन सीधे पंखुड़ी बैठा है यहाँ पे, तो इनको हम लोग कहते हैं एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। ये बात थोड़ी सी अजीब हो जाती है, मतलब कि हम CFT से कहाँ पे कहाँ चले गए। 11th क्लास का वो बुरा सपना जो किसी को नहीं आता, उस जगह को डिस्कस नहीं करना चाहिए। तुम लोग ध्यान से बात समझो कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस बीचों बीच में तो कितनी एक्सिस है? 3 एक्सिस। मुझे 3 पेन दे दो जरा, एक तो मेरे पास है, 2 है, एक ये दूसरा। तो तुम ये मान के चलो कि ये जो इनका कॉमन पॉइंट है, ये तो न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन इतने एरिया में पाए जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। एक रीजन है किसी भी एटम का, तो ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, अगर यहाँ पाया जाएगा तो इसका नाम पड़ेगा DXY, इसका नाम पड़ेगा DYZ, इसका नाम पड़ेगा DXZ। अलग अलग जगहों के अलग अलग कमरों के अलग अलग नाम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर वो एक्सिस पर ही पाए जाएंगे उनके भी अलग अलग नाम है। सब जगह पे नहीं है, सीधे बॉर्डर पे बैठते इलेक्ट्रॉन। अब बात थोड़ी सी अजीब हो गई, मतलब हमने ऐसा कुछ सब कभी जीवन में पढ़ा नहीं है, हम बस सुन रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। इसलिए मैं तुम्हें कुछ बातें लिखवाता हूँ तुम्हें समझाने के लिए, और तुम वहीं से स्टार्ट करना। सबसे पहली बात तो ये, डी के कितने खांचे होते हैं? 5। पांचों के नाम है। पहले का नाम क्या है? DXY, DYZ, DZX। मतलब ये बात बताने को बहुत खास आवश्यक नहीं है, तो उसके बिना समझ जाओगे, पर फिर भी जानबूझ के इसलिए बोल दिया कि जिन लोगों को थोड़ा भी अनुमान हो वो थोड़ा टच कर पाए, कनेक्ट कर पाए, वरना कोई नीड नहीं है। अगर तुम्हें ये बात नहीं आती है तो तुम बस सीधे ये समझना 5 ऑर्बिटल है, वो पांचों के
नाम है, पहले का डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, अगले वाले का डी जेड स्क्वायर। अब अगली बात सुनो, इसी में पांचों की शेप है, ठीक है, वो देखना, पांचों की शेप है। अपने पास में जितने भी ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं सभी की शेप है। हमारे पास में डी एक्स वाई की भी शेप है, डी वाई जेड की भी शेप बनती है, कैसे बनेगी वो देखते हैं। डी जेड एक्स भी है, डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर भी है और डी जेड स्क्वायर भी है। पांच ऑर्बिटल्स है, पांचों की शेप ध्यान से देखना, काफी आसान होगी। एक्स वाई की शेप, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई जेड की शेप, ये वाई और ये जेड। जेड एक्स की शेप, एक एक्स और एक जेड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की शेप, एक एक्स और एक वाई, और यहां मैंने लगा दिया बस ऐसे करके जेड। मैं ऐसे खींच ही रहा हूं बस, वरना जेड तो यही है। अब ध्यान से बात और सुनो, एक्स वाई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्स और वाई के कहां पाए जाएंगे, बीच में, एक्स और वाई के बीच में पाए जाएंगे। एक ऑर्बिटल ऐसे या बीच में इस तरह से, दूसरा ऑर्बिटल ये एक है, ये देखो ये एक है। अगर बीच में पाए जाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी शेप है। तुम ये बीच बूझ के चक्कर मत पड़ो, तुम सीधे इतना ध्यान रखना एक्स वाई की शेप कैसे बनती है, पता नहीं इसका क्या मतलब है। डी वाई जेड का मतलब ऐसे वाई और जेड के बीच में है। डी जेड एक्स का मतलब ऐसे जेड और एक्स के बीच में है। लेकिन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब बीच नहीं होता। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब है कि वाई के ऊपर है और एक्स एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे। जेड स्क्वायर का मतलब है कि जेड के ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे, इस तरह से ये बनो, कुछ मतलब ही होगा। और वैसे मैं तुमसे पहले ही कह दिया कि सीएफटी स्टार्टिंग के डे में ना तुम डाटा इकट्ठा कर रही होगे, तुम्हें कुछ समय तक तो ये आभास होगा कि यार कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता, लेकिन नहीं, बात को बिल्कुल दिमाग में सेट रखना। जैसे वीवीटी समझ में आती है ना, सीएफटी बेहतरीन समझ में आती है, सब समय का खेल है। मोस्ट इंपोर्टेंट कहानी, डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के ऑर्बिटल कहाँ पे हैं, एक्सिस के बीच में। लेकिन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के ऑर्बिटल कहाँ पे हैं, एक्सिस के ऊपर। इस बात को लिखा जाएगा, वरना दिमाग इस कहानी को अच्छा नहीं पकड़ता। मैं लिखूंगा, रुक जाओ। 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, पांचों की शेप है। सीएफटी के लिए स्टार्टिंग है, सीएफटी मुश्किल है स्टार्टिंग में समझाना, तुम्हें बस शांति से सुनना है बहुत लंबे समय तक, तब जाके तुम्हें एहसास होगा कि यहाँ कनेक्शन हुआ। क्योंकि तुम जिस मनोस्थिति में बैठे हो उसमें अपन लोग भी किसी समय पर बैठे होंगे, कहना कि सोचते होंगे कि यार सीएफटी कितनी कठिन है। फिर समझ में आता है कि नहीं, थोड़ा सब्र का काम है, थोड़ा सा बस ध्यान से भी लोग बात समझे, एक समझने वाली बात। ये जो तुम्हें पीले पीले से दिखाए गए ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स यानी कि इन जगहों पे, जैसे ऑर्बिट, पृथ्वी अपने ऑर्बिट में घूमती है, तो ये वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं या फिर रहते हैं, समझ लो। तो डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के ऑर्बिट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। जेड एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में है, वाई और जेड के बीच में आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखो बीच में नहीं है, वाई एक्सिस के और एक्स एक्सिस के ऊपर है, यहाँ बीच में नहीं है, जेड एक्सिस के ऊपर पाया जाता है। तो एक काम की बात यह कि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स के ऑर्बिटल्स बिटवीन द एक्सिस है। ऑर्बिटल्स आर बिटवीन द एक्सिस, ये एक्सिस के बीच में दिखाई दे रहे होंगे, मैंने बस उसी बात को इंग्लिश में लिख दिया है, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो कहाँ पे है, एक्सिस के ऊपर है, वाई के ऊपर और जेड और एक्स के ऊपर। तो ये है अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस के साथ में है। ऐसा करके देखो ध्यान से, मतलब डी ऑर्बिटल्स के 5 डब्बों के नाम है और 5 डब्बों की शेप तुम्हारे सामने बस रख दी गई है, बिना इस बात को बताए कि इसका क्या इस्तेमाल है। तो बस ये बात है याद करनी, दिस इज कॉल्ड थ्योरी, और ये प्रैक्टिकली काफी अच्छी इंप्लीमेंट होती है, ये भी ध्यान रखना। क्या सीएफटी में सारे जवाब क्लियर हो जाते हैं? नहीं, सीएफटी भी थोड़ी सी इनकम्प्लीट है, सीएफटी में कुछ कमियां हैं, उसको कर ली। थ्योरी अच्छे समझाती, पर ऑब्वियसली वो हमें नहीं पढ़नी होगी। काम की चीज, सीएफटी के डी ऑर्बिटल्स के 5 नाम है, पांचों के शेप है। पांचों की शेप में काम की बात है कि 3 ऑर्बिटल्स एक्सिस के
बीच में आते हैं और 2 ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर आते हैं। इस बात को फिलहाल ध्यान रखेंगे और कुछ खास नहीं, इससे परेशान होने की नीड नहीं है कि साहब ये मुझे समझ में नहीं आई, समझना भी नहीं है, बस तुम इसे फिलहाल याद रखो कि ऐसा कुछ बताया। अगली काम की चीज 1 2 3 4 ये पे लिखता हूं। देखो 5वीं काम की CFT 2 टाइप के कंपाउंडों की स्टडी करवाएगी तुम्हें। 2 टाइप कंपाउंड कौन से होंगे वो समझ लेंगे। हम CFT 2 तरीके से पढ़ेंगे। 2 टाइप कंपाउंड पे CFT चलती है। सबसे पहले CFT चलती है फॉर CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल यानी कि कितने लिगेंड पाए जाते होंगे? 6। ऑक्टा का मतलब 8 नहीं है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी कि 6 लिगेंड पाए जाते हैं। एक तो CFT उन वाले सवालों पे वैलिड होगी जहाँ पे 6 लिगेंड होंगे, और दूसरा CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, एक इनके लिए चलेगी। CFT बस 2 कंपाउंडों के बारे में 2 टाइप के कंपाउंड पर ही बनाई गई है, कि ध्यान रखें। इससे बढ़िया तो EBT थी, नहीं इसमें कुछ खासियत है। CFT 2 टाइप कंपाउंडों बनाई गई है, एक तो ऑक्टाहेड्रल पे, दूसरी कौन सी? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। तुम्हें 2 टाइप के डिवीजन करके पढ़ाया जाएगा आपसे। CFT पहले अभी तुम्हें ऑक्टाहेड्रल दिखाई जाएगी कि क्या कहते हैं, और फिर तुम्हें टेट्राहेड्रल दिखाई जाएगी, और तुम देखने के बाद में कनेक्ट नहीं कर पाओगे कि ये क्या चीज़ है। फिर तुम्हें समझाया जाएगा सवाल, उससे तुम एक बार में जोड़ोगे कि ये सारी बातों का सेंस था, लॉजिकल सेंस था। देखते हैं। CFT 2 टाइप से बढ़ाई जाएगी, ऑक्टाहेड्रल्स के लिए और टेट्राहेड्रल के लिए। इन दोनों में भी 2 टाइप है। ऑक्टाहेड्रल में 2 टाइप है। पहला, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग लीगेंड, और दूसरा इन केस ऑफ वीक लीगेंड। दोनों में अलग अलग अप्रोच लगेंगी, सवाल सिंपली हो जाएंगे, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और टेट्राहेड्रल में 2 अप्रोच है, पहला स्ट्रॉन्ग लीगेंड और दूसरा कौन सा है? वीक लीगेंड। ये 2 अप्रोच लगानी है तुम्हें इसके अंदर। तो पहले सभी लोग इस बात को समझ लें कि तुम कहाँ से किस ओर जाने वाले हो। ये सब तुमने ऊपर से लिखा है। अब तुम CFT को 2 पार्ट में थ्योरेटिकली लिख रहे होगे, और थ्योरेटिकली लिखाने के बाद में फिर मैं तुम्हें उसके सवालों के जरिए से तुम्हें उसको अंदर डाल दूंगा, मतलब समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला की बात ये है। लेकिन आने से पहले एक अंतिम और छठवां पॉइंट, ये अपने पास में कितने ऑर्बिटल्स हैं? 5। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं 5 ऑर्बिटल्स के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स क्या तुम शायद जानते हो कि अगर मैं तुमसे कहता हूं कि FeCN का होल 6 की पावर -4 है, तो अपने पास में कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड। तो 6 लिगेंड में से 1 2 3 4 5 6 लिगेंड इनमें भरे जाते हैं, यानी कि d ऑर्बिटल्स में लिगेंड भरे जाते हैं। तो मैं बात बस सिंपल सी कल्पना करके बताना कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, मतलब सीधे आया, और ऐसे आता है, सामने से आता है, तो कौन से केस में ऑर्बिटल्स में रिपल्शन यानी एनर्जी बढ़ जाएगी? जब बीच में आएगा तब एनर्जी बढ़ेगी, या सामने से आएगा तब एनर्जी बढ़ेगी? इन वाले ऑर्बिटल्स में एनर्जी, तो तुम पे 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 कि अगर बीच में से आता है, बिटवीन से लिगेंड आएगा, तो एनर्जी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर 2 अलोंग द लिगेंड आएगा, तो एनर्जी बढ़ेगी। एनर्जी कौन से केस में बढ़ेगी? एनर्जी कौन से केस में बढ़ेगी? ऑब्वियसली तुम्हें इस सवाल से कोई मतलब नहीं है, तो पता भी नहीं क्या पूछ रहा है ना। सुनो, यहाँ पे पहले से मान लो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और हमारा लिगेंड जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, वो भी बीच में से आया, तो नेगेटिव और नेगेटिव को देख के इनके बीच में क्या होगा? रिपल्शन, और इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी।
अगर बीच में से आया तो नेगेटिव नेगेटिव से होगा रिपल्शन, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर बीच में से आया तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में होगा रिपल्शन, एनर्जी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ऊपर से आया ऐसे करके, यहाँ से आया तो इनकी एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अगर यहाँ पे सामने से आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन या फिर लिगेंड सामने से आएगा तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन अगर यहाँ बीच में से आएगा तो यहाँ पर एनर्जी नहीं बढ़ेगी। अब मैं तुम्हें इस बात को बोलता हूँ, देखो सुनो, अगर लिगेंड, मैं ही लिखता हूँ, इफ लिगेंड अप्रोच, अगर हमारा जो नेगेटिव वाला कंपाउंड है बिटवीन एक्सिस, अगर एक्सिस के बीच में आता है, अगर हमारा जो लिगेंड है वो एक्सिस के बीच में अटैक करेगा तो किस किस की एनर्जी बढ़ेगी? एक्सिस के बीच में अटैक करने पर किसकी एनर्जी बढ़ेगी? dxy की, dyz की और dzx की। तो एनर्जी किसकी जनरेट होगी, किसमें एनर्जी जनरेट होती है, किसमें एनर्जी जनरेट होगी, वो सवाल है। तो अगर बीच में आएगा तो एनर्जी dxy की, dyz की और dzx की बढ़ेगी। लेकिन अगर हमारा लिगेंड, इफ लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस, इफ लिगेंड अप्रोच अलोंग द एक्सिस, अगर वो एक्सिस के ऊपर से आया, बिल्कुल यहाँ से आया, तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी? dx² माइनस की y² की और dz² की। इसे और लिखें, अगर लिगेंड बीच में आता है तो बीच वाले लोगों की एनर्जी बढ़ेगी, जो बीच में पाए जाते हैं। बीच में 3 लोग पाए जाते हैं, dxy, dyz और dzx। और अगर लिगेंड ऊपर से, मतलब एक्सिस के ऊपर आता है, तो उनकी बढ़ेगी जो एक्सिस के ऊपर पाए जाते हैं, यानी कि dx² माइनस y² और dz² की। बीच में आएगा तो बीच वालों की एनर्जी हाई होती है और इसमें आएगा तो इनकी एनर्जी हाई होती है। और हाँ, अब तुम्हें थोड़ा बहुत एहसास होगा कि यार सच में ये 12th क्लास की केमिस्ट्री है, हमें अभी तक कनेक्ट ही नहीं है। मैं तुम्हें डाटा लिखवा रहा हूँ, उसके साथ साथ बस बोल रहा हूँ। मैं बिना बोले सीधे लिखवा दूंगा तो काम तब भी चल जाएगा, तो उसमें बेनिफिट नहीं है कि मैं सीधे सीधे तुमसे रिटर्न बस लिखते जाओ, समझ में कुछ नहीं आया, कोई फायदा नहीं है। हालांकि समझ में तो अब भी बहुत कम आएगा, लेकिन ये सारे पॉइंट ना कनेक्ट हो जाएंगे, सब जुड़ जाएगा, सब के सब इकट्ठा जुड़ते हैं। तब तो तुम समझोगे कि यार 27 तारीख को दिमाग फिजूल में दौड़ा देते हैं हम। मैं वापस जोड़ता हूँ। CFT तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन, शेप, मैग्नेटिक मूवमेंट बताती है। d ऑर्बिटल्स के 5 नाम है, 5 की शेप है। 3 ऐसे जो कहाँ पाए जाते हैं, बीच में 2 ऐसे जो कहाँ पाए जाते हैं, ऊपर। CFT 2 पार्ट में टूट के खुलेगी, एक तो कौन से केस में, ऑक्टाहेड्रल में, दूसरे कौन से में, टेट्राहेड्रल में। तीसरी काम की बात ये कि अगर लिगेंड बीच में आएंगे तो बीच वालों की एनर्जी बढ़ेगी, और अगर लिगेंड ऊपर से आएंगे तो इन दोनों की एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा, इनके भी नाम हैं, समझेंगे। मैं तुम्हें इस जगह पे 2 पार्ट लिखे गए हैं। पहले CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल बताता हूँ कि कैसे लिखते हैं, और फिर टेट्रल बताता हूँ कैसे लिखते हैं। मैं इसे समझाऊंगा, वरना इन सबका कोई बेनिफिट नहीं है जो आज किया। एक करके 1 साल पक्का करूंगा आज। देखें, हाँ भाई, सबसे पहले टॉपिक का ये नाम डालो, CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो मुझे बात बताओ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कितने लिगेंड पाए जाते हैं? 6। ज्यादा बालक भी क्या करें, थोड़ा सा 11th क्लास है ना, इसीलिए थोड़ा सा दुविधाजनक हो गया ये, ताकि तुम थोड़ी देर और निश्चिंत रहो। दिमाग में बस पहुंचने वाला है, नए को पहुंचा। एक काम की बात हो, 6 लिगेंड है ना, 6 लिगेंड, तो ये अप्रोच करेंगे, अप्रोच यानी कि बढ़ना,
ये बताना पड़ता है। अप्रोच अलोंग द एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर से आएंगे, बीच में से नहीं आएंगे। मैं तुमसे वैसे बात कहता हूँ, अगर ये एक्सिस के ऊपर से आएंगे तो किस किस की एनर्जी बढ़ेगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की और जेड स्क्वायर की। अगर एक्सिस के बीच में आएंगे तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी? जो आदमी शांत बैठे थे, जो डिजेनरेट थे, जो शांत बैठे थे, उनकी एनर्जी बढ़ा देंगे। कौन? लिगेंड आने पर। कैसे? रिपल्शन करके। अगर ऊपर से आएंगे तो किसकी एनर्जी बढ़ेगी? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। और अगर बीच में आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की। इस बात का मतलब क्या है वो सुनो। सबसे पहली काम की चीज, हमारे पास में ये 1 2 3 5 डी ऑर्बिटल्स है। पहले का नाम है डी एक्स वाई, ये है डी वाई जेड, ये है डी जेड एक्स, ये वाला है डी एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, और ये वाला है डी जेड स्क्वायर। इतना बोलते बोलते लोग थक गए, लोगों ने शॉर्टकट बना लिया। इसमें 3 तो सेम है, हाँ जी, ये बीच वाले हैं, और ये 2 सेम है। ये कौन से हैं? इनके ऊपर है ऑर्बिटल्स। तो सभी ने इनका शॉर्टकट बनाया। शॉर्टकट सुनो, इनको हम लोग बोलेंगे T2G इकट्ठा। इन तीनों को T2G कहते हैं, और इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं? EG। फिलहाल जब कंपाउंड के ऊपर, आयरन के ऊपर किसी CN ने अटैक नहीं किया तो डी ऑर्बिटल्स कैसे बैठे होंगे? शांत। जब ये शांत बैठे होते हैं तो उस शांति को हम लोग कहते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। जब वो शांत बैठते हैं तो उस खेल को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स से आप छोड़ो। अब आयरन को जैसे ही महसूस होगा कि उसके पास में लिगेंड आ रही है तो हल्का फुल्की झंझनाहट, हल्का फुल्का रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन होती है इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अब बढ़ी हुई एनर्जी को दिखाने का तरीका होता है इनको थोड़ा सा उचका के लिख दूंगा, हल्का सा ही उचक के लिख जाएंगे ऐसे। इनको ऐसे हल्का सा उचका के लिख दो, मतलब इनमें एनर्जी थोड़ी सी बढ़ चुकी है। ये अपने वही 3 लोग हैं, इनका नाम है T2G, और ये वही 2 लोग, इनका नाम क्या है? EG। शॉर्टकट में लिखने के लिए। और जैसे 6 कॉम्प्लेक्स आएंगे, 6 लिगेंड आएंगे, 6 लिगेंड के आते ही, 6 लिगेंड कहां से आते हैं? अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर आते हैं। तो किसकी एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी? EG की कि T2G की? EG की। तो EG की एनर्जी बढ़ते ही ये 2 ऊपर चले जाएंगे। EG की एनर्जी बढ़ेगी तो EG वाले चले जाएंगे ऊपर की ओर, और T2G वाले चले जाएंगे नीचे की ओर। ये EG वाले जाएंगे ऊपर और T2G वाले जाएंगे नीचे। एक मिनट कुछ सामने देखो, EG वाले ऊपर और T2G वाले नीचे, ऐसे करके लिखो। EG ऊपर और T2G नीचे। इनके बीच का ये जो गैप है इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब कि टूट गए, एनर्जी की वजह से टूट गए, तो इनके बीच के इस गैप को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा नॉट। ये इनके बीच का गैप है, ऑक्टाहेड्रल में इनके बीच का जो गैप है उसको डेल्टा नॉट कहते हैं, कि इनके बीच में इतना गैप आ चुका है, टूट चुके हैं। खतरनाक है। अच्छा, इनका जो सेंटर है, एनर्जी के बीच का जो सेंटर माना जाता है, उस सेंटर का नाम है बेरी सेंटर। हाइपोथेटिकल है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाइपोथेटिकल बेरी सेंटर, तो हाइपोथेटिकल ध्यान रखना, मैं तो बस बेरी सेंटर लिखता हूँ। दिस इज बेरी सेंटर, दिस इज बेरी सेंटर, हाइपोथेटिकल सेंटर। एक काम किया, तुम्हें क्या ध्यान रखनी है वो समझो। ऊपर की जो एनर्जी है, ऊपर कितने डब्बे गए हैं टोटल? 2। कितने डब्बे थे टोटल? 5। 5 में तो ऊपर 2 चले गए, तो 2 चले गए तो यहाँ पे आएगा 3/5 डेल्टा नॉट। अगर 2 चले गए तो 3/5, और अगर 3 चले गए तो नीचे कितना आएगा? 2/5 डेल्टा नॉट। हाँ, उल्टा ध्यान रखना। 2 गए 3/5 और 3 गए 2/5 माइनस में। ऊपर वाले पॉजिटिव में और नीचे वाले नेगेटिव में।
इतना लिख दें जरा ध्यान से, ध्यान से। हमारी मनोस्थिति ना, बस एक चीज को जान ले फिलहाल, पेशेंस। क्योंकि मुझे भी पता है कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, तुम बस लिख रहे हो, तुम बस लिखो, तुम उस चीज की निश्चिंत रहो कि आने वाले समय में इसका क्या उपयोग होगा। छोटे से सवाल का ऐसे जवाब देना ऊबड़ खाबड़ उड़ता सा। रिपल्शन स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ज्यादा होगा कि वीक लिगेंड में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड रिपल्शन ज्यादा तेज करेंगे, वीक लिगेंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुए तो भी कुछ हो सकता है। सुनो, अगर वीक लिगेंड है तो ऐसा मान लेते हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुए तो यही जो डब्बे ऊपर गए हैं यहीं पे बना दो जानबूझ के, तुम्हें इसमें बनाने नहीं है, तो ये थोड़ा सा और ऊपर तक चला जाएगा और ये थोड़ा सा और नीचे तक चला जाएगा। कुल मिला के स्ट्रॉन्ग लिगेंड के होने पर इनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुए, इफ लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, देन एनर्जी गैप इज ग्रेटर, देन एनर्जी गैप, उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो ग्रेटर होगा, इज ग्रेटर। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हुए तो उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होगा, वरना वो कम होगा। मतलब वीक लिगेंड्स में एनर्जी गैप कम होता है, एनर्जी गैप यानी कि डेल्टा नॉट। लिख देता हूँ, एक सेकंड रुको। वीक लिगेंड्स और स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में एक काम का फर्क है। वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में काम की चीज है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में जो डेल्टा नॉट है, एनर्जी गैप, एनर्जी डेल्टा एनर्जी वो ज्यादा होगी, और वीक लिगेंड में जो एनर्जी है वो, ये भी ज्यादा कर दिया मैंने, वीक लिगेंड में एनर्जी कम होगी, इससे पेयरिंग एनर्जी से। पी फॉर पेयरिंग एनर्जी, पी फॉर पेयरिंग एनर्जी। वीक लिगेंड में गैप बढ़ जाता, कम होता है, जबकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में गैप ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द लास्ट तो तुम लिख रहे हो, अब मैं तुम्हें आगे लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि तुम अपनी पूरी सीमा तक पहुंच चुके हो। जरा सभी लोग एक काम करें, बीवीटी में एक सवाल लिखा होगा FeCN का होल 6 की पावर -4, तुमने शायद पहला या दूसरा सवाल लिखा होगा, वो उसके आंसर चेक कर लो क्या क्या। FeCN होल 6 की पावर -4 है कोई ऐसा सवाल, तो उसका आंसर देख लो। बीवीटी में हाइड्रोजन क्या शेप क्या है वो सब देख लो। सभी लोग क्या ध्यान रखेंगे, वीक लिगेंड में गैप कम होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में गैप ज्यादा होगा। ये सारी बातें मैं समझाता हूँ यार, बहुत देर हो गई है लिखते लिखते। तो अभी किसके लिए पढ़ रही हो? ऑक्टाहेड्रल। फिर तुम दोबारा किसके लिए पढ़ोगे? पर आज नहीं पढ़ोगे टेट्रा। ऑक्टा को तो समझोगे है क्या, मतलब तब से थ्योरी पे थ्योरी पे थ्योरी पे थ्योरी है। कोई FeCN सवाल है? नहीं है? FeCN 6 की पावर क्या है? -3 -3 वाला है। अच्छा, उसका आंसर देखेंगे, 4 वाला भी होगा ऊपर कहीं। FeCN का हो क्वेश्चन नंबर पता नहीं। सभी लोग पहले FeCN का होल 6 की पावर -4 वाला सवाल देखो, उसके आंसर देखो क्या है। FeCN होल 6 की पावर 4 वाला सवाल देखो, उसके आंसर देख लो पहले भी। उसी सवाल को इससे सॉल्व करेंगे, तो आंसर पहले से बताएं, मैं उसे सॉल्व करूंगा, बस ध्यान से ही देखना, तब जाके तुम्हें थोड़ा बहुत पल्ले पड़ेगा कि आखिर ये चल क्या रहा है।
एक अच्छा समय नहीं आया, ये आखिर ऐसी कौन सी चीज है? कठिन है, सच में कठिन है। जो लोग बोलते हैं ना कभी कभार क्या जब कुछ समझ नहीं आया स्कूल में, यही है वो। चलो छोटे मोटे सवालों के जवाब। पीछे ऑक्टाहेड्रल है कि टेट्रा? ऑक्टा। CN स्ट्रॉन्ग है कि वीक? गैप कम होगा कि ज़्यादा? ज़्यादा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सभी लोग पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकलवाएंगे। Fe x CN की -6 इक्वल टू -4 हो जाएगा, तो माइनस के 4 प्लस के 6 और x इक्वल टू में कितना? 2। Fe का नंबर कितना होता है? 26। इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 18 आर्गोन तक होगा। आर्गोन लिख दिया करो, वैसे तो आर्गोन सही है। 4s2 में 18 जाकर उसे लिख देता हूँ गिनने के लिए। और ये वाला कितना? 3D 6 +2 करेंगे तो +2 करने पे इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं बताओ जरा? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल जाएंगे? S में से। मतलब पहले D आता है फिर S आता है, तो S में से 2 निकल जाएंगे। तो क्या बना रह जाएगा? आर्गोन तक तो सेफ होगा। उसके बाद में 3D 6 और 4s 0 और 3D 6 S में से निकलते हैं। अगर तुम्हें बात ऐसे ध्यान नहीं आई तो डब्बा बना देता हूँ कि अपने पास में आर्गोन तक तो सेफ होता है। उसके बाद पहले आते हैं D के डब्बे 1 2 3 5, उसके बाद में आते हैं S के डब्बे। S में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके अंदर 3 4 5 6 होते हैं, तो यहाँ से निकल जाते हैं। कुल मिला कुछ ऐसे चक्कर है, छोड़ो। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लिगेंड स्ट्रॉन्ग की वीक? गैप कम की ज़्यादा? अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है। अगर ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर कौन जाएगा? EG की T2G? अगर 6 है तो ऊपर से आते हैं लिगेंड, ऊपर कौन जाएगा? EG की T2G? EG। अगर 6 है तो ऊपर EG जाएगा। इस बात का मतलब तुम्हें ऐसे बनाना है, जैसे अपने पास में 1 2 3 5 डब्बे थे, हल्का सा पहले ऊपर उचकाएंगे, थोड़े से इनमें एनर्जी बढ़ गई और 6 लिगेंड को देखिए दोनों टूट गए। कितने में टूटे? सबसे ऊपर कौन जाएगा? पहली बात EG, और नीचे कौन जाएगा? T2G। हमेशा के लिए फिक्स है कि अगर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल है, और ऑक्टाहेड्रल है तो वो कहाँ पे आएंगे? अलोंग द एक्सिस। और ऊपर हमेशा कौन जाएगा 6 में? EG। ये गैप कम है कि ज़्यादा? ज़्यादा। ये बात तुम्हें कैसे पता? उसमें लिगेंड कितने हैं? तो लिगेंड कैसा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो गैप ज़्यादा है। अब तुम इन 6 को भरोगे। 1 मिनट, भरने से पहले काम की चीज़ और सुन लो। ऊपर 3 गए हैं, ऊपर 2 गए हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा? 3/5 डेल्टा नॉट, और नीचे 3 है तो कितना? -2/5 डेल्टा नॉट। बात सुनो, ये लिगेंड स्ट्रॉन्ग की वीक, तो गैप कम की ज्यादा? गैप ज्यादा। कितने लिगेंड, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे डी में? एनर्जी किसकी कम है? EG की कि T2G की? T2G एनर्जी कम है, T2G की, EG की ज्यादा है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भरो और नीचे वाले भी भरे जाते हैं। 1 2 3 4 कहाँ आएगा? ऊपर की नीचे? नीचे। 4 नीचे क्यों आएगा? क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से वो ऊपर तक नहीं जा पाता। 4 5 6 ये बन रहे। अब तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने हैं। सवाल नंबर 1, तुम मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताओगे। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? 0। अगली काम की बात, तुम मुझे इसकी एनर्जी बताओगे। मैं बताता हूँ तुम्हें। EG में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 3/5 इंटू में 0, और T2G में कितने हैं? 6। 2/5 इंटू में 6, निकाल लेंगे एनर्जी 0 और 6 दूनी 12, 5 से डिवाइड किया तो -2.4 CFSE क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। उसके बाद में अगली, चलो ये बाद में, ये मैग्नेटिक नेचर कैसा? पैरामैग्नेटिक की डाईमैग्नेटिक? पेयरिंग हो गई ना सबकी, तो कैसा मैग्नेटिक नेचर है? डाई मैग्नेटिक। सबकी पेयरिंग हो गई यानी कि डाई मैग्नेटिक। उसके बाद में इसका मैग्नेटिक मूवमेंट √n × n+2। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं? अनपेड कितने हैं? 0। सबकी पेयरिंग हो चुकी है तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 0 मैग्नेटॉन। उसके बाद में कलर कंपाउंड की बात सुनो। कलर होगा कि नहीं होगा वो सुने। ये डाई मैग्नेटिक है कि पैदा? अगर डाई मैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर्ड होगा। कलर क्या होगा वो प्रैक्टिकली पता चलेगा, लाल पीला नीला। लेकिन अगर डाई मैग्नेटिक है तो FeCN6 की पावर -4 का कोई कलर नहीं होता।
कलरलेस होगा। तो हमने आंसर मैच करना है Fe6 के, यही है क्या कुछ और? चेक कर लो। यही आंसर। नेगेटिव मूवमेंट 0, स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई की लो, इसका स्पिन कॉम्प्लेक्स पेयरिंग हो गई ना, तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तुम्हें कुल मिला के ऐसे कुछ सवालों के जवाब देने। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसकी एनर्जी कैसे निकलती है, इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, अगर डाई है तो कैसा होगा, कलरलेस, और अगर पैदा होगा तो कैसा होगा, कलर्ड कंपाउंड होगा, पैदा होगा तो कलर्ड कंपाउंड। ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए पहले कहाँ पे भरे गए, सबके सब नीचे, क्योंकि गैप ज्यादा था। और अगर यहीं पे वीक लिगेंड होता तो कैसे भरे जाते, उस पे आते हैं। रुक जा, है ना, समझते हैं शांतिपूर्वक। रुको, मुझे कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें वीक लिगेंड हो, 6 आते हो, 6। ये बात देखो, निकिल मत बताना, निकिल में गड़बड़ है। वीक लिगेंड हो, 6 वाला हो, ऑक्टाहेड्रल हो, होगा, पक्का होगा। कोई सा कुछ ही बता दो, कोई कंपाउंड बोल दो। सीयू कॉपर, सीओ कोबाल्ट वाला, ठीक है। एफ कैसा लिगेंड है, वीक है। तुमने उसको पेयरिंग करी है कि नहीं करी है, ठीक है। सुनो ध्यान से देखो, COF6 पावर चार्ज कितना ऊपर, -3 है, ठीक है, चल बढ़िया। सुने, 6 है, टेट्रा की ऑक्टा होगा, ऑक्टा होगा तो ऊपर कौन जाएंगे, Eg, नीचे कौन आएंगे, T2G। ये स्ट्रॉन्ग की वीक, हेलोजन स्ट्रॉन्ग की वीक है। अगर वीक है तो गैप कम होगा। मैं स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले स्टेट निकालेंगे। इसका क्या मानेंगे, F6 का -6 इक्वल टू में -3, x इक्वल टू -3 प्लस k, और x इक्वल टू में कितना, 3 आया। सभी लोग कोबाल्ट का नंबर बताओगे एक बार, 27। इलेक्ट्रॉन बटेंगे तो आर्गन तक हो जाएंगे 18, उसके बाद 4s2, उसका 3d 7। ये कौन सी स्टेट में, कौन सी स्टेट है इसकी, +3। तो इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो। 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 2 कहाँ से निकलेंगे, पहले ये बताओ। 2 तो निकलेंगे S में से, और फिर 1 कहाँ से निकलेगा, तो कितने बचे, 6। अब सवाल शुरू होता है। सवाल यहाँ से स्टार्ट होता है कि तुम्हारे पास में पहली बात तो D में 5 लोग थे, शांति से बैठे हुए थे। उसके बाद थोड़ा सा उठ के ऊपर चले जाएंगे, तुम बनाना है, ये फॉर्मेलिटी करनी है। अब तुम्हें बताना है कि ऊपर 2 डब्बे जाएंगे, Eg जाएगा कि T2G जाएगा। अगर 6 है तो हमेशा ऊपर Eg जाएगा, अगर 6 है तो हमेशा ऊपर Eg रखना, हमेशा ऊपर Eg। तो अपने पास में ऊपर चला गया Eg के 2, और आगे नीचे T2G के 3। Eg के 2 और T2G के 3 आ गए। अगली काम की चीज, ये स्ट्रॉन्ग की वीक, F स्ट्रॉन्ग की वीक है तो गैप कम है तो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो भरो, 1 2 3 4 5 6। अगर गैप कम है तो कैसे भरे जाएंगे, पहले नीचे फिर ऊपर और फिर लौट के नीचे। लेकिन गैप ज्यादा है तो पहले नीचे का काम खत्म करो तब ऊपर जाओ। ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड का चक्कर है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो तुम्हें पहले कहाँ भरने हैं, नीचे कंप्लीट करो, उसके बाद ऊपर जाओ। और अगर वीक लिगेंड है तो तुम्हें क्या करना है, एक लाइन नीचे गई, एक लाइन ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आए। तुम सभी लोग मुझे सवालों के जवाब दे सकते हो। सबसे पहली काम की चीज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताते हैं। बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, 4। Eg में कितने आए, 2। अच्छा गैप है, ऊपर 2 डब्बे हैं तो उसको क्या लिखोगे, 3/5 डेल्टा। नीचे 3 डब्बे हैं तो क्या लिखेंगे, 2/5 डेल्टा। इसकी एनर्जी निकालते हैं, ध्यान से देखना, एनर्जी देखो, इसकी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी निकालते हैं। 3/5 इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ऊपर, 2।
माइनस के 2/5 इंटू में कितने इलेक्ट्रॉन नीचे 4, यानी कि 3 दूनी 6 माइनस के 4 दूनी 8, तो 6 माइनस के 8 अपॉन में 5 निकल के आएगा माइनस के 2/5, इसकी एनर्जी निकली। अगली काम की बात, तो मुझे बता सकते हो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि म्यू इक्वल्स टू √n मल्टीप्लाई n प्लस 2, बताओ कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड कितने बताओ, 2 ऊपर 2 नीचे कितने हैं 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई में 4 प्लस 2 6 √24, और √24 को जब करेंगे तो 4.8 के समथिंग बोल मैग्नेटो। इसका स्पिन कॉम्प्लेक्स बताओ, हाई की लो होगा, हाई होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई पेयरिंग नहीं हुई है, यानी कि हाई होगा। उसके बाद में इसका मैग्नेटिक नेचर, पैरा की डाई, पैरा क्योंकि खाली बचे हैं तो पैरा मैग्नेटिक, और अगर ये पैरा मैग्नेटिक है तो कंपाउंड कलर्ड की कलरलेस, कलर्ड कंपाउंड होगा, डाई मैग्नेटिक है तो कलरलेस होगा, ऐसे करके ध्यान से दोबारा से। अगर 6 है तो ऊपर कौन जाएगा इजी, अगर स्ट्रॉन्ग है तो पहले नीचे पेयरिंग, अगर वीक है तो एक नीचे एक ऊपर फिर नीचे, ऐसे करके। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कैसे किया, इस आंसर को लिखो, ये आंसर नहीं है, यही तो समझ में आ रहा है, तब से समझ ही क्या आ रहा था तुम्हें, कुछ नहीं, ये तो फिर भी रहेगा दिमाग में चलता है कि हल्का फुल्का थोड़ा बहुत तो टच हो रहा है कम से कम, अब जाके हल्का फुल्का तो टच हो रहा है, यही है मेन कहानी। मेरी कहानी पक्की करने में टाइम लगेगा, इसीलिए वही काम का वर्ड है रिवीजन, डीवीटी रिवाइज करो, सीएफटी आने वाली है, कहीं तुम इसके चक्कर में पुराना भूल जाओ, मिक्स हो जाए टॉपिक, कहीं के कहीं घुसा दो, वो नहीं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में सेट रखो कि हाँ जब मैं कह रहा हूँ कि ये डरावना मामला है तो है, तुम परेशान मत हो कि तुम्हें हार्ड लग रही है, सबको लगती है स्टार्टिंग में हार्ड, थोड़ा बहुत दम अपने का, अब पड़ गई हल्की फुल्की है तो 6 है तो ऊपर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग वीक का चक्कर है, पेयरिंग करने की बात करता हूँ, हाँ वही है, 6 की बात चल रही है, 4 की तो चल भी नहीं रही है अभी तो। सवाल नहीं लेगा मिला के देखना, डी में कितने 6, और यहाँ पे मिलाना 4 और 2, ठीक है, सब ठीक ही है कुल मिला के। मैं तुम्हें अगला सवाल समझाता हूँ, तब तक चैन नहीं आएगा तुम लोगों को। सीएफटी के सवाल ही नहीं है, बताओ सीएफटी बिना सवाल की समझ नहीं आती। उससे भी ज्यादा भयानक बात वो है कि जो छुट्टी पर है वो ज्यादा डरावना विषय है। हमसे तुम कौन मिले यार, चलो मैं अगला दिखाता हूँ तुम्हें सवाल, देख लो। कोबाल्ट CN का होल 6 माइनस के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल। पहली बात 6 है, कौन ऊपर जाएगा इजी, स्ट्रॉन्ग की वीक, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ के भरे जाएंगी, ऊपर नहीं जाना, बनना स्टेट निकालो एक बार। तो इतनी देर कम से कम 40-50 मिनट के बाद में मैं तुम 5 मिनट सवालों पे लाया हूँ, तब जाके थोड़ा मन नेक हल्का होता है, ये हल्का हो जाएगा आने वाले 2 से 3 दिनों में, जाके तुम्हें समझ में आएगा कि यार की टॉपिक में दम थी वाकई में।
6 है तो इजी ऊपर, स्ट्रॉन्ग वीक का चक्कर, देखो बात खत्म, बस इतना ही है। इस सब लोहे कबाड़े वाले इसी सुर में बोलते हैं क्या ऑल इंडिया में? ऑल इंडिया कबाड़ा एसोसिएशन। कोबाल्ट की स्टेट +3 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कितना होता है 27, 18 आर्गन 4s2 3d 7, 3 निकालने हैं तो +3 बनाने का तरीका, आर्गन तक सेव जाएगा, 4s0 3d 6 बना लो यार, तुम पक्का सही करो, तुम पता है। इसमें सब कुछ लिखना है जो पहले लिखते थे, सब कुछ, बस 2-3 बातें और जुड़ जाएंगी। अब पता है क्या क्या जुड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जुड़ेगा, एनर्जी जुड़ेगी और कलर जुड़ेगा। 3 बातें और जोड़नी है तुम्हें। तुम्हें एक अंतर समझ में आया? जैसे मान लो तुम्हारे सामने हूँ मैं, तुम्हें बांध के बैठा हूँ, क्या समझो समझो और धीरे करते चलो, ठीक है, समझ में आता है। वीडियोस देख लेगा कोई, द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड सवाल। बस 5 मिनट का सवाल तो समझाता कि पिछली 55 मिनट इक्वल थी, तब से तो वो सिस्टमेटिक वे में डाली लिखाई जा रही तरीके से, कहा साहब हमने तरीके से देखा था, बन गया आंसर। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, EG में कितने हैं, एनर्जी क्या निकल के आएगी, -12/5 यानी 2.4। ये कोई भी पेयरिंग, मतलब पहली बात ऑर्बिटल होगा वो होगा, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, 0। मैग्नेटिक नेचर कैसा है, डाई मैग्नेटिक। स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कलरलेस की कलर्ड, कलरलेस। कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ, बनाना आंसर। अब तुम इस बात को समझो कि दिस इज ऑक्टाहेड्रल, मतलब थोड़ा अब जाके समझ आया, अब थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा कि कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे जाएगा, फिक्स है। ऑक्टाहेड्रल है तो ऊपर कौन जाएगा, इजी। और स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा, पहले भरे जाएंगे तब ऊपर पहुंचेंगे, जब नीचे से समाप्त हो जाएगा। और अगर वीक हुए तो एक राउंड नीचे का, एक राउंड ऊपर का, फिर नीचे का। ये कहानी दमदार थी तब तक, जब तक मेरे पास सवाल नहीं रखे हैं, मैं कर देता हूँ। लेकिन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। सबसे काम की बात ये है, ये देखो, क्या CFT खत्म हो जाती है? नहीं ना, CFT शुरू होती है इससे। काम की बात है तो मैं इस पूरी CFT में सबसे पहला काम करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, T2G में कितने और EG में कितने आएंगे। फिर तुम्हें क्या निकालनी है इसकी, CFSE। CFSE क्या चीज़ है, एनर्जी उनकी बीच में कितनी थी, कितनी टूटी, क्या हुआ वो। फिर तुम्हें इसमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि म्यू यानी कि √n/n+2। ये पिछली वाली से थोड़ा सा एडवांस हो चुका है। फिर तुम्हें क्या निकालना है इसका, स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई है कि लो। फिर तुम्हें क्या निकालना है इसका मैग्नेटिक नेचर, पैरा है कि डाई, पैरा या फिर डाई। फिर तुम्हें क्या निकालना है इसका कलर। कलर में तुम्हें ये पता लगाना है कि कलर्ड कंपाउंड है कि कलरलेस है। मैं आगे भी ले लेता हूँ, इसे लिखा पैरा है तो कैसा होगा, कलर्ड, और डाई है तो कैसा होगा, कलरलेस। सब कुछ पुराना, कुछ बचा गया। इसमें एक चीज नहीं लिख रहे हम लोग, बस हाइब्रिडाइजेशन, उसकी नीड नहीं है। खैर उसी काम की बात है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तुम्हें जो भी आंसर दे रही है वो किस ऑर्बिटल का इस्तेमाल करके दे रही है,
डी ऑर्बिटल्स, इसमें कोई लिगेंड भरने का चक्कर नहीं है, कोई वैसा लफड़ा नहीं है। तुम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जब आज स्टार्ट किया उसकी पहली लाइन पढ़ो क्या लिखा है, वो देखो। ये क्या बताती है हमें कंपाउंडों के बारे में, कहाँ से बनते हैं वो, डीजेनरेट ऑर्बिटल से। डीजेनरेट का मतलब क्या है, डीजेनरेट आने की ये शांत बैठे थे, डीजेनरेट थे, आने से इनकी एनर्जी बढ़ी, थोड़ी सी बढ़ी और फिर बिल्कुल ही टूट गई। टूटने में ही ध्यान रखना कौन कहाँ ऊपर जाएगा, स्टोविक का क्या लफड़ा है वो समझ में आता है हम लोगों को। ये कौन से केस में चल रहा है तुम लोग, बस पहले में CFT फॉर ऑक्टाहेड्रल, तुम्हें टेट्राहेड्रल पढ़नी है, अब तुम टेट्राहेड्रल पढ़ोगे नहीं, लेकिन तुम ऑक्टाहेड्रल ही करोगे कल तक। तुम ऑक्टाहेड्रल के सवाल करने जो दिमाग में हल्का फुल्का स्टार्ट हुआ ना, वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना कि कैसे स्टार्ट किया है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है तुम्हें जोड़ के रखना ऐसे कठिन टॉपिकों में जो पुरानी क्लास से कनेक्ट होते हैं, स्पेशली उनसे, ठीक है। तो कल करेंगे। हाँ, कल की एक बात और सुन लो, कल जल्दी ही आना। मैं तुम्हें डेट दे देता हूँ यार, मैं कब तक बताऊंगा, डेली लिख लो। कल की तारीख है 28, तो 28 जल्दी आना है, 30 को जल्दी आना है, ठीक है।